इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सी बातें सोचता है कि वो ऐसी जिंदगी गुजारेगा या वैसी। लेकिन कुछ भी हमारी मंशा के मुताबिक नहीं होता, क्योंकि हमेशा होता वही है जो तकदीर में लिख दिया गया होता है। और कुछ वाकयात भी ऐसे होते हैं जो हमारी किस्मत का हिस्सा होते हैं, जिनको ना चाहने के बावजूद हमें सहना पड़ता है। ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ भी हुआ, जिसे भूलना आसान तो नहीं था, लेकिन उसे भुलाकर मैंने नई जिंदगी की शुरुआत की। मेरा नाम सोनिया है और मैं फैसलाबाद की रिहायशी हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 30 साल है और इस वक्त मैं एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। ये 6 साल पहले की बात है। मेरे घर वाले मेरे रिश्ते के लिए कुछ लोगों से बात कर चुके थे। मेरी उम्र उस वक्त 24 साल थी और मेरे घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे थे ताकि जल्द अज जल्द वो अपने फर्ज से सुबुकदोश हो सकें। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए अपने जैसा ही लड़का ढूंढने का सोचा था, क्योंकि अमीर लोग जहेज मांगते हैं और जहेज मेरे माँ बाप दे नहीं सकते थे। इसलिए जिसको रिश्ता ढूंढने का कहा था उसे ये बात लाजमी कही थी कि वो ऐसे लोग ढूंढें जो ज्यादा अमीर ना हो। मेरे पहले भी 2-3 रिश्ते आ चुके थे, लेकिन बात जहेज पर आकर अटक जाती कि लड़के वाले शादी से पहले ही जहेज के साथ साथ लड़के के लिए मोटरसाइकिल या कार की डिमांड कर देते और फिर मेरे माँ बाप वहीं इनकार कर देते। उसी तरह एक दिन की बात है, जब रिश्ते वाला चचा मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आया। उसने बताया कि अच्छे लोग हैं और अमीर भी, लेकिन उन्हें जहेज नहीं चाहिए। वो बस आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाना चाहते हैं। मेरे माँ बाप उसकी बात सुनकर बेहद खुश हुए, जैसे अब एक बोझ उनके सर से उतर जाएगा। मेरे माँ बाप ने अगले दिन ही लड़के वालों को घर बुला लिया ताकि वो मुझे आकर देख जाएं। अगले दिन उनका इस्तकबाल हमने अच्छे तरीके से किया था ताकि उन्हें बुरा ना लगे, ना किसी किस्म की कोई कमी रहे और वो लोग हाँ भी कर दें। मैंने अभी तक लड़के की तस्वीर तक नहीं देखी थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो अच्छा और प्यारा होगा। मैं तैयार होकर लड़के के माँ बाप के सामने गई। लड़का साथ नहीं आया था। हाँ, लड़के की एक शादीशुदा बहन साथ आई थी, जो मुझसे कुछ सवाल पूछ रही थी, जिनके मैं संजीदगी से जवाब देती जा रही थी। लड़के की माँ ने भी मुझसे मेरे मशगले और हुनर के बारे में पूछा, तो मैंने मुस्बत अंदाज में जवाब दिया कि मुझे सब कुछ करना आता है। मेरी बात सुनकर मेरी होने वाली सास और नंद दोनों ही खुश हो गई थी। मेरे होने वाले ससुर ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था, बल्कि चुपचाप बैठा रहा था। कुछ ही देर में वो लोग मुझे प्यार देकर चले गए और ये भी कहा कि वो फोन करके अपना जवाब बता देंगे। जिस तरह की खुशी का इजहार वो लोग कर रहे थे, मेरे माँ बाप को लगा था कि वो हाँ कर जाएंगे, लेकिन उनका बगैर जवाब दिए जाना मेरे माँ बाप को परेशान कर गया था। मेरे लिए हैरान कुन बात यह थी कि अभी तक मेरे माँ बाप ने भी लड़के की तस्वीर नहीं देखी थी। मैंने शर्म हया की वजह से ना माँ से तस्वीर की बात की, ना बाप से, कि वो ना जाने क्या सोचते। उससे अगले दिन मेरा बाप अभी काम से वापस आया ही था जब रिश्ते वाले चचा का फोन आ गया और उसने बताया कि लड़के वालों ने हाँ कर दी है। उसकी बात सुनकर मेरे माँ बाप के साथ साथ मैं भी बेहद खुश हुई। मेरे माँ बाप को इस बात की खुशी थी कि अब उन्हें जहेज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे माँ बाप की परेशानी खत्म हो गई थी। मेरे बाप ने रिश्ते वाले चचा से कहा कि वो अब लड़के वालों का घर और लड़का देखना चाहते हैं, जिस पर चचा ने कहा कि लड़के वाले तो शहर से बाहर गए हैं, इतनी जल्दी नहीं मिल सकते, और रही बात तस्वीर की तो वो कुछ देर में भेज देगा। रिश्ते वाले चचा ने यही कहा था कि लड़के वाले डायरेक्ट शादी करना चाह रहे हैं। मेरा बाप ये सुनकर हैरान तो हुआ, मगर फिर मान गया कि मंगनी में भी इजाफी खर्चा होगा, तो मंगनी के बजाय शादी ही सही। चचा ने लड़के की तस्वीर भेज दी थी और वो लड़का मुझे और मेरे माँ बाप को बहुत पसंद आया था। उसका नाम रेहान था और उम्र यही कोई 27-28 साल होगी। दिखने में भी हैंडसम था। तभी मैं खुश थी। कुछ ही दिनों में रेहान के माँ बाप आकर शादी की तारीख तय कर गए थे। शादी की तारीख तय करते वक्त वो मेरे लिए काफी तोहफे और कपड़े वगैरह लाए थे। उनकी इतनी अपनाइयत पर मेरे माँ बाप पुरसुकून हो गए थे
कि वो अच्छे लोग थे और वहाँ मुझे कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होगी। मेरे बाप ने कई दफ़ा उनसे कहा था कि वो रेहान से मिलना चाहते हैं, मगर उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि रेहान इस वक्त शहर में नहीं है, अब शादी पर ही मिल लीजिएगा। और वैसे भी शादी से पहले अपने ससुराल आना हमारे यहाँ का रिवाज नहीं। उनकी बात सुनकर मेरे माँ बाप चुप रह गए थे कि बात बिगाड़ कर वो रिश्ता खराब नहीं करना चाहते थे, जो बहुत मुश्किलों से मिला था। रेहान से मिलने वाली बात आई गई हो गई। मैं अपनी आने वाली जिंदगी के हसीन ख्वाब सजाने में महव हो गई। अम्मी बहुत खुश थी कि मेरी शादी इतने खूबसूरत मर्द से हो रही है। करते करते शादी का दिन भी आ गया और रेहान मुख्तसर सी बारात लेकर हमारे घर आ गया। उसके वालिदैन भी साथ थे, लेकिन हमारी तरफ के सारे मेहमान मुख्तसर सी बारात को देखकर जो हैरान हुए थे वो हुए ही थे, मगर ज़्यादा हैरानगी की बात तो रेहान का सेहरा था, जिससे उसने अपने चेहरे को ढांप रखा था। मेरे माँ बाप भी परेशान थे कि अब तो कोई भी शादी में सेहरा नहीं पहनता था। हमारी तरफ के सब मेहमान रेहान को देखना चाहते थे और उसे सेहरा हटाने का कह रहे थे, मगर रेहान की माँ ने यह कहकर सेहरा हटाने से इनकार कर दिया कि उनके यहाँ रिवाज है कि दूल्हे का सेहरा तब तक नहीं हटाया जाता जब तक दुल्हन को रुखसत करवाकर घर नहीं ले आया जाता। घर जाने के बाद ही रेहान का सेहरा हटेगा और जो भी रेहान को देखना चाहता है वो कल वलीमे में देख लेगा। रेहान की माँ की दो टोक बात सुनकर सभी चुप हो गए थे कि कहने को कुछ बचा ही नहीं था। जल्द ही निकाह की रस्म की गई और निकाह के बाद खाना खोल दिया गया। मूवी बनाई ही नहीं गई थी, ना ही रेहान की तरफ से कोई कैमरामैन आया था। जितनी भी तस्वीरें बनी वो सब अपने अपने मोबाइल में बनाई गई थी। मैं घूंघट में थी तो रेहान सेहरे में। उसके बाद खाना खोल दिया गया और खाने के फौरन बाद ही रुखसती हुई और मैं रोती हुई सबसे मिलकर रेहान के साथ अपने ससुराल रुखसत हुई। घर में मेरा इस्तकबाल रिवायती अंदाज में हुआ था। कुछ रस्में करने के बाद मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया था। वो काफ़ी खूबसूरती से सजा हुआ था। गुलाब और मोतिये के फूलों की महक तबीयत पर अच्छा असर छोड़ रही थी। मैं घूंघट किए बेड पर बैठी रेहान का इंतजार करने लगी। 11 पहले ही आते आते बज चुके थे, मगर अब मजीद वक्त गुजरता जा रहा था, मगर रेहान आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं कई घंटे इंतजार में गुजार कर घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 3 बजा रही थी। पहले मैंने सोचा कि बाहर जाकर देखती हूं कि वो कहाँ है, लेकिन फिर ये सोचकर सर झटक दिया कि नई नई दुल्हन हूं, अच्छी नहीं लगूंगी। मैंने कपड़े चेंज करके मेकअप उतारा और सो गई। अगले दिन मैं जागी तो मुझे सास से मालूम हुआ कि रेहान अपने बिजनेस के सिलसिले में इस्लामाबाद चला गया है, जिसकी वजह से वलीमा कैंसिल कर दिया गया है। मुझे उनकी बात सुनकर ताज्जुब हुआ कि मुझसे मिले बिना वो कैसे इस्लामाबाद जा सकते हैं। फिर अपने माँ बाप का ख्याल आया कि वो मेहमानों को क्या जवाब देंगे। मैंने फ़ोन पर उन्हें तसल्ली दी कि वो परेशान ना हो, ज़रूरी काम ना होता तो रेहान वलीमा छोड़कर नहीं जाते। मेरे बाप ने बताया कि वो मेहमानों को रुखसत कर चुके हैं। मजीद 2-3 बातें करके मैंने फ़ोन रख दिया। मेरे सास ससुर मेरी शादी के 3 दिन बाद मरी रवाना हो गए थे। मुझे यहाँ आकर ही पता चला था कि रेहान यहाँ अकेले रहते हैं। मेरी नंद भी मेरे ससुराल रवाना हो गई तो मैं घर में अकेली रह गई। एक मुलाजिमा थी जो 24 घंटे घर में मेरे साथ रहती थी। मेरे माँ बाप ने भी आते जाते रहने का वादा किया था। यूं तो मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं थी, मगर मेरे शौहर का रवैया मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उनकी मुझसे अब तक एक मुलाकात भी नहीं हुई थी, ना ही वो मेरे सामने आए थे। सारा दिन वो ऑफिस में होते और रात को तब आते जब मैं सो चुकी होती, और मेरे सुबह उठने से पहले ही वो ऑफिस के लिए रवाना हो जाते। करते करते मेरी शादी को 1 माह हो गया था, लेकिन उस 1 महीने में मेरी एक बार भी रेहान से मुलाकात तो क्या बात भी ना हो सकी। मेरी मुलाजिमा मेरे खाने पीने का सारा ध्यान रखती थी। वो ही मुझे रात को सोने से पहले दूध गर्म करके देती, जिसे पीते ही मुझे नींद का गलबा तारी होने लगता और मैं सो जाती। उधर रेहान तभी आते जब मैं सोई होती। एक दिन मैंने मुलाजिमा को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि कुछ पैसे रख लो और जब रेहान घर आए तो मुझे जगा देना। मेरी बात सुनकर वो बहुत हैरान हुई और हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने कहा कि मुझे नींद आती है,
तभी मैं रेहान के आने तक जाग नहीं पाती, इसलिए तुमसे कहा ऐसा। उसने मेरी बात सुनकर सर हिलाकर पैसे थाम लिए। रात को हस्बे मामूल मुझे दूध देने के बाद वो कमरे में चली गई। मैं दूध पीकर फिर से सो गई। मेरी आंख खुली तो देखा कि सुबह हो चुकी है और रेहान ऑफिस जा चुके हैं। मैं गुस्से से दंदनाती हुई मुलाजिमा के सर पर जा पहुंची, जो किचन में मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। मैंने उससे पूछा कि मुझे जगाया क्यों नहीं, मैंने तुम्हें पैसे किस लिए दिए थे। मेरी बात सुनकर उसने खामोशी से पैसे मेरे हाथ में रख दिए और बिना कुछ बोले फिर से अपना काम करने लगी। मुझे न जाने क्यों कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। मैं चुपचाप हाल में आकर बैठ गई और फिर मुलाजिमा के नाश्ता लाने पर नाश्ता करने लगी। नाश्ता करने के बाद मैंने कुछ देर टीवी देखा। मैं सोच चुकी थी कि अब मुझे क्या करना है। रात के वक्त हस्बे मामूल जब मुलाजिमा दूध लेकर आई तो मैंने खुद को मोबाइल में मसरूफ जाहिर किया। मुलाजिमा ने कहा, मैडम दूध पी लें। मैंने कहा कि यहाँ रख दो, ठंडा होगा तो पीऊंगी। अब तुम जाओ। मेरी बात सुनकर वो सर हिलाती हुई मेरे कमरे से निकल गई। मैं गौर से दूध को देखने लगी, जो आम दूध जैसा ही था। मुझे यकीन था कि मुलाजिमा दूध में कुछ मिलाकर मुझे पिलाती है, जिससे मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि दूध को पीने के बाद ही मेरी आंख लगती थी और मैं गहरी नींद सो जाती थी। मैंने दूध को पिया नहीं, बल्कि गिलास उठाकर उसे गुलदान में खाली कर दिया और गुलदान उठाकर सोफे के पीछे रख दिया। दरवाजा लॉक नहीं था। तभी मैं लेट गई और यूं जाहिर करने लगी जैसे मैं सो गई हूं। कुछ ही देर गुजरी थी जब मुझे दरवाजे पर आवाज सुनाई दी, जो रेहान की थी। वो मुलाजिमा से पूछ रहा था कि क्या तुमने मैडम को दूध में नींद की गोली मिलाकर दी। मुलाजिमा ने कहा, जी साहब, जी दे दी थी। और मैडम जी सो गई हैं। मुलाजिमा वापस चली गई, जबकि रेहान के कदमों की आवाज अब कमरे में गूंज रही थी। यकीनन वो कमरे में आ चुका था। मैं उन दोनों की बातें सुनकर हैरान थी और शॉक्ड भी कि रेहान क्यों मुझे दूध में नींद की दवा मिलाकर पिलवाता था। मुझसे मजीद सब्र नहीं हो रहा था। मैं रेहान से खुद के साथ इस सुलूक की वजह पूछना चाहती थी। तभी मैंने आंखें खोली और रेहान की जानिब बढ़ी, जो दूसरी तरफ मुंह किए अपना कोट उतार रहा था। मैंने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक कर मेरी तरफ पलटा। उसे देखकर मेरी रूह लरस गई और मेरे मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई, क्योंकि मेरे शौहर का आधा चेहरा जला हुआ था, जबकि आधा चेहरा बिल्कुल ठीक और वैसा ही था जैसा मैंने तस्वीर में देखा था। वो आधा जला हुआ चेहरा आधे खूबसूरत चेहरे की खूबसूरती पर हावी होता मुझे डरा रहा था। मैं डरती हुई पीछे होती गई, जबकि रेहान सपाट अंदाज में मुझे देखता मेरे करीब आया और मुझे पकड़कर बेड पर बिठाया। मुझे उससे खौफ महसूस हो रहा था। तभी मैंने अपनी नजरों को उसके चेहरे से हटा दिया। रेहान ने कहा कि मैं जानता था तुम मुझे देखकर जरूर डर जाओगी, तभी मैंने खुद को तुमसे छुपाया। मैंने कहा, आपने मुझे और मेरे घर वालों को धोखा दिया। रेहान ने कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने अम्मी से कहा था कि लड़की को और उसके घर वालों को सब कुछ बता दिया जाए, तभी मैं शादी करूंगा। अम्मी ने कहा कि सब जानने के बाद भी लड़के वाले राजी हैं, तो मैंने भी शादी के लिए हामी भर ली। बारात वाले दिन वापस घर आकर मुझे अम्मी ने बताया कि उन्होंने तुम लोगों को कुछ नहीं बताया, जिस पर मैं उनसे नाराज होकर चला गया। मैंने तुमसे ये सब छुपाया क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी असल शक्ल देखने के बाद तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने लरजते लहजे में पूछा कि क्या हुआ था आपको। रेहान ने बताया कि एक लड़की को बचाते हुए उन पर एसिड गिर गया था। उस लड़की का बॉयफ्रेंड उस लड़की पर एसिड फेंकना चाहता था, मगर उस लड़की को बचाने के चक्कर में रेहान ने अपना नुकसान कर लिया। सब कुछ जानकर मुझे रेहान से हमदर्दी हुई, जिसका चेहरा इंसानियत निभाते खराब हो गया था। कुछ देर पहले के अपने रवैये पर नदामत भी हुई कि अगर यही सब मेरे साथ हुआ होता तो। मैंने रेहान से पूछा, क्या ये ठीक नहीं हो सकता। रेहान ने बताया कि ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं और मैं अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालना चाहता, और जो ज़िंदगी बची हुई है उसको अच्छे से जीना चाहता हूँ। मगर मैंने रेहान को समझाया कि ज़िंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, तो वो ज़रूर एक कोशिश करें, और ज़िंदगी को बेहतर तौर पर तभी जिया जा सकता है जब आपका दिल और दिमाग पुरसुकून हो। जब हर वक्त जहन में परेशानी छाई रहेगी तो जिंदगी को अच्छे से कैसे जिएंगे। मेरी बात मानकर रेहान ने डॉक्टर से रुजू किया और फिर डॉक्टर ने उनको कुछ टेस्ट करवाने के बाद उनकी 3 सर्जरियां बताईं, जिनको करवाने के बाद रेहान का चेहरा ठीक हो जाता।
कामयाबी के चांसेस तो कम थे, मगर रेहान ने खुदा का नाम लेकर रिस्क लेने का फैसला किया। और फिर 3 महीने के अरसे में उनकी 3 सर्जरियां हुई, जिनके बाद उनका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ठोड़ी के पास हल्का सा दायरेनुमा निशान रह गया था, जो लाख कोशिश के बाद भी ठीक नहीं हो सका था। और मैंने और रेहान ने उस निशान पर समझौता कर लिया था। रेहान के साथ मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी थी, और वो बहुत अच्छा और मुखलिस शौहर साबित हुआ था। अगर तब मैं रेहान को छोड़कर चली जाती तो शायद रेहान के साथ साथ खुद के साथ भी नाइंसाफ़ी कर देती। लेकिन खुदा ने मुझे अक्ल देकर ऐसी नाइंसाफ़ी करने से बचा लिया था।